स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12 का एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। आप लोगों ने पहले कभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा चार्ज के बारे में, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा। आज हम इसको अच्छे से इलेबोरेट करेंगे कि चार्ज क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो चार्ज होता है, ये सपोज क्यू चार्ज है, ये हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है, इसको हम लोग पॉइंट चार्ज भी बोलते हैं। तो ये जो चार्ज होता है इससे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा गया कि जो चार्ज होता है उसके आसपास वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट करता है। और जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो उस चार्ज के नेचर पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब है कि वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज होता है वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बादल होते हैं, क्लाउड्स। तो क्लाउड्स में भी आपने देखा होगा कि वहां पर भी कुछ आपको बिजली दिखाई देती है। होता क्या है कि जब क्लाउड्स आपस में रब करते हैं तो उसके जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो चार्ज डिस्चार्ज होते हैं तो उस वजह से रबिंग के बाद में हमको वो एक लाइट के फॉर्म में दिखता है। फिर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को कहाँ पे फील किया है, जैसे कोई नट है, नट होल टाइट हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। तो आप लाइफ में कई जगह आप देखते हैं कि चार्ज आपको कई जगह दिखेगा। इसके कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि हम एक आपको और बता देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पेपर होता है, पेपर पे रब किया, किसी चीज को रब किया और फिर पेपर पे ऐसे करके करते तो स्टिक होता है, उसमें भी चार्ज आ जाता है। तो गम क्लिंग विथ पेपर, गम जो है क्लिंग विथ पेपर, जो गम लगाया, ठीक है, रब करने के बाद तो गम जो है पेपर को क्लिंग कर लेता है, मतलब वो स्टिक कर लेता है। ठीक है, फिर रब करने के बाद अगर रब करते हैं किसी चीज को तो भी वो क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब उसमें कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसी चार्ज को ही हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा कि होता क्या है, चार्ज किस पे किससे जाता है, मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो नेचर है, नेचर ने सबको बराबर दिया हुआ है। तो नेचर में जो मैटर होता है जिसमें मास होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है, रेडिएशन और रेडिएशन, जिसमें कि वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है, वेव एनर्जी होगी, वेव भी एनर्जी की फॉर्म में होगा। ये अलग है, ये अलग है। हमको जो डिस्कस करना है वो मास यानी मैटर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपकी लाइट एनर्जी, ये सारे आपकी रेडिएशन में एनर्जी होगी। रेडिएशन में वाइब्रेशन, वेव, लाइट एनर्जी, इसमें मास, वॉल्यूम, ठीक है, एरिया, ये सारी चीजें जो है मैटर की प्रॉपर्टी होगी। तो मैटर बेसिकली मैटर है क्या, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैटर जो है वो बना है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल एटम से, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जो एटम होता है वो बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम जब बनता है तो उसके चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस पर जो नेट चार्ज आता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हम लोग मैटर की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो सपोज जो मैटर होता है, मैटर के अंदर मॉलिक्यूल, एटम
और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को ही डिस्कस करना है, क्योंकि इसके बाद एटम के बाद हमने सीआरटी देखा है, सीआरटी में भी चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, कैथोड रे ट्यूब। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। यानी इसके अंदर भी एक थ्योरी निकल करके ये आती है कि मैटर के अंदर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम में कहाँ पर होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कोई भी न्यूक्लियस है, एटम का कोई न्यूक्लियस है, ये इसकी सेल है, सपोज के एल एम, और एक और बना लेते हैं एन। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल होगी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन सेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है कि इसके चारों ओर अराउंड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही एक रोल प्ले करते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन में ये अपना एक रोल प्ले करते हैं। यानी यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक चार्ज को, यानी इलेक्ट्रॉन जब भी हम किसी चीज पे रब करते हैं, किसी एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल में, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक बॉडी से निकल करके दूसरी बॉडी में जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस बॉडी में जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा उसकी एनर्जी पे, यानी वो जो एटम होगा वो कितना क्लोजली बाउंडेड है, ठीक है। उसकी जो एनर्जी है उसमें एटम को कितनी अच्छे तरह से पैक किया हुआ है। तो जो उन दोनों को रब करने के बाद में जो भी मटेरियल जो होगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगा, यानी जिसकी एनर्जी कम होगी पहले वाले से, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे में चला जाएगा। इस तरह से जो सपोज ए बॉडी कोई है, एक बी है, ठीक है। यहां पे इसके पास 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सपोज 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन है। तो जो यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए, यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इस वाले बी वाले के पास आ गया। तो इसके बाद क्या होगा, इसका जो नेट चार्ज होगा वो तो जीरो हो जाएगा, जो नेट चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा इन दोनों को मिला करके। जब ये मॉलिक्यूल क्रिएट करेगा तो ये नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, लेकिन इस पे जो चार्ज आएगा इस बॉडी पे, ए पे जो आएगा वो प्लस का 1 चार्ज आएगा और बी पे जो आएगा वो आएगा माइनस का 1 चार्ज। ये होती है इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, ठीक है। तो कोई भी किस तरह से वर्क करता है। इसके पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि ये जो चार्ज होता है ये क्लिंग कैसे करता है। जैसे कि हमने कोई चौक लिया और चौक को ऐसे बोर्ड में ऐसे लगा दिया, तो उसका एक पार्टिकल यहाँ पर टच हो गया। अब ये गिर क्यों नहीं रहा है, ये इसके साथ जाके चिपक गया है। क्यों चिपक गया, क्योंकि ये जो है ये बोर्ड के साथ क्लिंग हो गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्या होता है, ये बेसिकली जो भी पार्टिकल होता है जब उसके पास एनर्जी है यानी चार्ज है, तो उसके पास एनर्जी है और वो उसके साथ क्लिंग हो गया। ग्रेविटेशन भी वर्क कर रहा है, तो जो मैटर की जो पार्टिकल की एनर्जी है उसकी वजह से वो क्लिंग हो गया है। तो यहाँ पर जो मैटर को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 2 फोर्स वर्क करते हैं। हटा देते हैं थोड़ा सा। मैटर का जो फोर्स है यहाँ पे जो बेसिकली वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस फोर्सेस, ठीक है। न्यूक्लियस फोर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स।
ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ये चार फोर्सेस बेसिकली वर्क करेंगे उस पे। मैटर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैटर में हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करता। ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज के फोर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग रेंज, स्ट्रॉन्ग रेंज भी आप बोल सकते हैं या फिर इसको लॉन्ग रेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं और लॉन्ग रेंज पे वो ये वर्क करते हैं। तो ये जो है ये कैसा फोर्स बनाएगा, ये जो फोर्स बनाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोला जाएगा। ये जो चार्ज है अपने चारों ओर इसने एक फील्ड जनरेट किया हुआ है। हमने एक चार्ज को ऐसे करके यूं लटका दिया, ये चार्ज को हमने ऐसे लटका दिया है। ठीक है, अभी यहां पर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं, जैसे ही इसके पास दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो इस पे कुछ चार्ज आएगा। ठीक है, जैसे ही ये उसके इफेक्ट में आएगा तो ये अपनी कुछ पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, यहां पर आया, ठीक है, फिर यहां पर आ गया। सपोज अब ये था, यहां था, यहां आ गया, तो इसकी पोजीशन अब ये हो गई। यानी इस चार्ज ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो इस पे जो फोर्स अकर करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, ये जो चार्ज पे जो फोर्स वर्क करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इसी चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। दिखता नहीं है। जैसे किसी ने फोन किया, फोन करने के बाद आपने किसी को नंबर डायल किया तो यहां से एनर्जी पहुंची और उस पर्टिकुलर नंबर पे एनर्जी गई, वाइब्रेट हुई, चार्ज गए, चार्ज मूव करने के बाद वहां पे बेल बजी। ठीक है, तो ये क्या है, ये चार्ज का ही तो मोशन है। चार्ज की वजह से ही तो सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। हमने स्विच ऑन किया, लाइट गई, बल्ब जल गया, चार्ज मूव कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और उसका जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली इस पर डिपेंड कर रहा है। और ये जो चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो उस चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि एक चार्ज होता है, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाता है, चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ठीक है, और चार्ज कई जगह हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लिंक में भी इसका यूज है। पेपर पेन से उठाते हैं, रब किया मैंने पेन को, किसी कागज के छोटे टुकड़े को लिया, ऐसे किया और वो पेपर जो है उस पर स्टिक हो गया। कुछ समय के बाद वो हट जाता है क्योंकि वहां का चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है। रब किया तो वहां पे चार्ज आ गया। तो ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज कहाँ से आता है, कैसे आता है। ठीक है, इसको साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इसको जो है एलेबरेट किया और उन्होंने बताया कि ये जो चार्ज होता है वो नेचर में दो तरह के चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से चीजें या तो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं या फिर वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यानी आप कह सकते हैं या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया और इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने इसको डिफाइन किया। इन्होंने एक ऐसे इलेक्ट्रोस्कोप बनाया, ये दो पतली सी फॉइल या प्लेट भी कह सकते हो आप। इन्होंने क्या किया कि ये जो लेड है यानी ये जो ढक्कन है ये मेटल का बनाया इन्होंने और ये मेटल की रॉड बना ली। ठीक है, तो ये जो लिड बनाई ये भी मेटल की है। ठीक है, और ये भी जो रॉड है ये भी मेटल की रॉड है, मेटल की रॉड बनाई। इन्होंने इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया
पॉजिटिव चार्ज जब इस पे दिया तो मेटल का है, तो ये रॉड से होता हुआ यहां तक आ गया। और ये जो प्लेट आपको पतली सी दिख रही है, ये एक्चुअली में बहुत पतली सी, जैसे जो सिल्वर फॉइल होती है मिठाई वाली, ये उस तरह की बहुत हल्की सी प्लेट लगाई और इस तरह से इन्होंने एक इलेक्ट्रोस्कोप बना दिया। अब इसके बाद ये अलग अलग मटेरियल को इस ग्लास स्लैब के बगल में लेकर के आए। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ग्लास को लेकर के आए, ग्लास को लाए, ग्लास के बाद ये वुड को, सिल्क, ठीक है, मेटल, रबड़, अलग अलग इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और प्लास्टिक, इस तरह से अलग अलग मटेरियल को यहाँ पर लाने का मतलब क्या था? मतलब ये था कि ये चेक करना चाहते थे कि इस पे किस तरह का चार्ज जो है वो डेवलप होता है, किस तरह का ये मैटर इसके साथ बिहेव करता है। तो जब ये ग्लास को लेकर के आए इसके पास, तो ये जो फॉइल थी ये आपस में थोड़ा सा नियर आ गई, इस तरह से हो गई। फिर ये वुड को लाए और नियर हो गई, सिल्क को लाए तो ये दूर दूर हो गई, सिल्क पे ये दूर दूर हो जाती हैं। इस तरह से इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और सभी मेटल को यहाँ पे रखा। तो इन्होंने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी कि ये जो एक सीरीज थी, इन्होंने देखा कि जब ये ग्लास का लाए थे तो यहाँ पर जो ग्लास का लेकर के आए थे तो ये क्या था, ये फॉइल आपस में चिपक गई, थोड़ा सा करीब आ गई पहले वाली पोजीशन से। तो इन्होंने ये देखा कि ये आपस में जब दोनों चिपक जाती हैं तो इस पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, और कोई चीज कब ये रिपेल करे, इसका मतलब ये इसको रिपेल कर रहा है। रिपेल करने के बाद क्या है, ये जो है इसको करीब में लेके आ रहा है, इसका मतलब इसका जो नेचर है वो पॉजिटिव इन नेचर है। इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया कि अलग अलग मटेरियल जो होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी उनकी होती है, और उस मटेरियल पे जो चार्ज होता है वो भी उनके टेस्ट करने के बाद जो नेचर आता है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डिफाइन किया। तो प्लास्टिक पे किया तो इसका नेचर निगेटिव आ रहा था, क्योंकि उस कंडीशन में ये जो फॉइल थी ये और दूर तक फैल रही थी, सिल्क पे थोड़ा सा कम, वुड पे थोड़ा सा कम। लेकिन जब ग्लास पे किया तो वो जाके चिपक गई। तो इन्होंने यहाँ से एक थ्योरी ये निकाली कि जो भी अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये फॉइल आपस में चिपक जाएंगी, और अगर कोई निगेटिव आएगा तो वहां पे ये दूर दूर हो जाएंगे। इस तरीके से ये मैटर अलग अलग लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उस पर इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया। तो यहां से इन्होंने ये निकाला कि अगर ग्लास है, ग्लास को अगर हम वुड के साथ रब करते हैं, अगर हम इसको वुड के साथ रब करते हैं तो ग्लास का नेचर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन वुड का नेचर उसकी कंपैरिजन में निगेटिव आता था। तो एक कॉम्बिनेशन इन्होंने ये बना दिया, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेटल को लिया और रबड़ को ले लिया। तो मेटल और रबड़ को लिया तो इस पे पॉजिटिव आ गया और इस पे निगेटिव। इसी तरह से ग्लास को और प्लास्टिक को ले लिया, ग्लास और प्लास्टिक, इस पे पॉजिटिव आता था, इस पे निगेटिव आता था। यहां से इन्होंने ये थ्योरी निकाली कि अगर इस कॉम्बिनेशन में ये होंगे तो जो मेटल जो भी ऊपर होगा, इस सीरीज में जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव नेचर देगा, और जो नीचे होगा इस सीरीज में वो निगेटिव होगा। यानी रब करने के बाद में कहने का मतलब ये है कि ग्लास को अगर हमने रब किया, ग्लास को लिया, और ये मैंने लिया यहाँ पर ग्लास को सिल्क के साथ या ग्लास को प्लास्टिक के साथ लेते हैं, तो ग्लास है ये प्लास्टिक है, इसको हमने इस पर रब किया तो ग्लास के क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लास्टिक पे आ जाएंगे। प्लास्टिक पे जो होगा माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और इस पे जो होगा प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। यानी ग्लास जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ग्लास उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो प्लास्टिक है वो उतना ही निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया कि ये जो मैटर होते हैं
किस तरह से वो चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कब रिपेल करते हैं। और यहां से इन्होंने जो थ्योरी दी, का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये इनकी थ्योरी थी। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एलिब्रेट किया और फिर इसी के बाद जो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ये देखा गया कि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन से मॉलिक्यूल से निकलता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिस पे जाते हैं वहां पे माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है और जहां से निकल के जाते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि जब कोई चीज पॉजिटिव पॉजिटिव नेचर की पास में आएगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जब कोई चीज एक दूसरे के करीब आ रही है, अलग अलग चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। इस चार्जेस की थ्योरी के बाद इन्होंने इसको डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो चार्जेस थे, जो फोर्स लग रहा था, तो ये फोर्स, इस पे कितना फोर्स लगेगा, ये चार्ज फोर्स कितना लगाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि अगर कोई चार्ज है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कितनी है और वो चार्जेस फोर्स कितना लगाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फोर्स कितना होगा। फोर्स, तो ये एक चार्ज था, सपोज इसको हम क्यू चार्ज बोलते हैं। अगर ये कोई चार्ज बॉडी है, कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा। और जो निगेटिव चार्ज होता है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनसाइड होता है, यानी अंदर की ओर जाता हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई। तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर है, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक ये हमारा Q है, एक ये Q है, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। ये हमारा सोर्स चार्ज हो गया, सोर्स चार्ज। ये हमारा हो गया टेस्ट चार्ज। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, हमको ये निकालना है कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। सपोज ये जो चार्ज है ये r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है भाई। चार्जेस की जो थ्योरी आई थी वो ये थी कि जो चार्ज होगा वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके जो फील्ड बनेगी वो बाहर की तरफ होगी, यानी आउटसाइड, आउटसाइडर डायरेक्शन में। जो निगेटिव चार्ज होगा वो इनसाइडर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है इसके बीच का जो फोर्स है, तो अभी जो हमने आपको बताया था कि जितना चार्ज होगा उसके द्वारा जो फील्ड बनेगी, उसके आसपास जो फील्ड बनेगी, तो वो जो फोर्स उस पे लगता है वो फोर्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी उसी के जो चार्ज है उसी के द्वारा जो फील्ड बनेगी वही फोर्स बनाएगी, और वो जो चार्ज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दोनों को मिला दिया तो F इक्वल टू QE, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QE, F इक्वल टू KQE, वेयर K इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फोर्स है, तो फोर्स लग रहा है QE के बराबर, ठीक है। तो अगर ये दोनों चार्ज है तो इसके बीच कितना फोर्स लगेगा, तो QE के बराबर फोर्स लगता है, ठीक है। तो F के बीच दोनों जो चार्ज है Q1 Q2 इनके बीच जो फोर्स है F वो लग रहा है E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पर जब कोई दो चार्जेस हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कूलम फोर्स। तो एक साइंटिस्ट जो कूलम, उन्होंने दिया था कूलम फोर्स। कूलम फोर्स उन्होंने कहा कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच की अगर डिस्टेंस r है, ठीक है,
कूलम, अगर वो r डिस्टेंस पर रखें तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो उन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच जो लगने वाली डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चार्जेस का जो फोर्स है वो उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो भी इसकी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको मिलाया, इसको बोला कूलम फोर्स, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया। तो यानी दो चार्जेस अगर एक फिक्स डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम वो ये लगेगा। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, K Q1 2 अपॉन R स्क्वायर, तो इतना फोर्स लगता है, इतना फोर्स लगेगा। वेयर K की वैल्यू क्या है? वेयर K इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये एक कांस्टेंट है। जहां एप्सिलॉन जो होता है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, 4 एक नंबर है, पाई इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं कि एप्सिलॉन क्या है। एप्सिलॉन ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। ये परमिटिविटी अगर हम इसको लिखें EM इज एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, ये किस तरह से डिपेंड करेगा? दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो आ रहा है अकॉर्डिंग टू कूलम, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू है वेयर F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी, सबसे पहले हम देखते हैं परमिटिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन। कूलम ने ये जो चार्जेस रखे थे, कूलम फोर्स जो था, ये जो चार्जेस रखे गए थे ये फ्री स्पेस में रखते थे, यानी इनके बीच में कोई मीडियम नहीं। अगर मीडियम नहीं है तो यहाँ पे चार्जेस की जो वैल्यू है वो आ रही है FC इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमने इसके बाद अगर यहाँ पे कोई मीडियम ऐसे करके रख देते हैं तो जो इन चार्जेस के द्वारा जो आपस में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर ये दो चार्ज है, ये मार्कर को आप थोड़ी देर के लिए चार्ज समझ लो, इसे Q1 इसे Q2, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन R, ठीक है। अब ये जो चार्ज है ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला जो चार्ज है ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दिस। अब इसके बीच में हमने कोई मीडियम रख दिया, सपोज हमने इसके बीच में कुछ मीडियम रख दिया, एक ये और लेके आ गए, ये दो चार्ज थे, ये ब्लू ये ब्लैक, इसके बीच में एक ये मीडियम आ गया। तो अब इसके बीच में क्या होगा? ये मीडियम इसके फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इस चार्ज को ये परमिशन देगा कि इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाना है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का मतलब एक तरह से परमिशन है, और वो परमिशन कौन देता है? वो परमिशन देता है मीडियम। यानी यहाँ पर अगर हम जो मीडियम रखेंगे तो वो मीडियम इन दोनों चार्जेस को ये यहाँ पर परमिशन देगा कि ये दोनों कितना फोर्स लगाएंगे। इसी के लिए इसको हमने बोला एप्सिलॉन M। वेयर एप्सिलॉन M जो है ये परमिटिविटी है उस मीडियम की जो हम इन दोनों के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये एप्सिलॉन जो है वो उस परमिटिविटी है, उस मीडियम की परमिटिविटी है जो इन दोनों के बीच रखी जाएगी।
ठीक है। अगर ये दोनों चार्जेस यहां पर रखे हुए हैं फ्री स्पेस में, तो इसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन जो होगा ये होगा परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये कूलम फोर्स ये आ रहा है, ये एक मीडियम के लिए अगर हम इसको लिखेंगे तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगी, तो फोर्स जो होगा वो भी मीडियम के लिए आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये हो गया मीडियम के लिए, ठीक है। अगर हम इसी को फ्री स्पेस के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F0 अपॉन FM, ठीक है। 1/4 पाई ये सब पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा EM अपॉन E0 which is the permittivity of medium, permittivity of free space, ठीक है। यहां से जो F0 की वैल्यू आएगी इसको नीचे ले जाके लिख लेते हैं, EM अपॉन E0 इक्वल टू दिस, यानी फोर्स जो आया, फोर्स मीडियम के बीच में जो मीडियम रखने के बाद जो फोर्स आएगा वो डिपेंड करेगा मीडियम की परमिटिविटी और एप्सिलॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी के रेशियो। परमिटिविटी एक परमिशन है जो कि मीडियम उसको देता है, Q1 कितना चार्ज लगाएगा Q2, कितना फोर्स लगाएगा Q2 पे, Q2 कितना फोर्स लगाएगा Q1 पे, और इसी EM अपॉन एप्सिलॉन जीरो को बोलते हैं ER which is the relative permittivity। ER जो है वो है relative permittivity, ठीक है, relative permittivity, ठीक है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन R है ये एक रिलेटिव परमिटिविटी है और जिसकी वैल्यू जो है ये 1 से कम नहीं होगी, 1 तो आनी है क्योंकि डिवाइडेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स है, मीडियम का फोर्स आ रहा है FM इक्वल्स टू F0 अपॉन एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो ये आता है कूलम फोर्स के डेरिवेशन में कूलम फोर्स कितना लगता है दो चार्जेस को अगर हम फिक्स डिस्टेंस पे रखें, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ठीक है। इसको पूरा रख कर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। कूलम से अकॉर्डिंग जो फोर्स आता है वो आता है F 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर Q1 Q2 इज अ चार्जेस, वेयर Q2 इज टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर हम Q2 को टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखें और ये सोर्स चार्ज बन जाएगा उस कंडीशन में, लेकिन हमको जो है जो हमने डिराइव किया है वो है F इक्वल टू QE, हमारे अकॉर्डिंग जो फोर्स आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में
वो आता है F इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम Q ले लेते हैं, ये एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर Q1 और एक Q। ठीक है, तो यहाँ पर जो है F इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू रख देंगे QE 1/4πε0। ठीक है, फ्री स्पेस Q1 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहां से Q Q कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये वो Q1 है, यानी ये सोर्स चार्ज है, इसको हम Q भी बोल सकते हैं, जो हमने लिया था यहाँ पर इस तरह से। कहीं कहीं पर ये Q0 भी लिखा होगा, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। Q0 जो होता है वो टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो होता है सोर्स चार्ज। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। टेस्ट चार्ज वो होता है जिसको मूव करके लाते हैं, सोर्स चार्ज जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसके इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है सोर्स चार्ज है। अब इसको Q1 की जगह आप कैपिटल Q भी रख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है E इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R स्क्वायर, और ये कूलम फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है थ्योरी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि परमिटिविटी क्या होती है, मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, उसके बाद फ्री स्पेस में जो होता है उसकी परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, चार्ज क्या होता है, चार्जेस किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, क्योंकि आपको मालूम है सभी चार्जेस जो है चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। ठीक है, किस तरीके से कूलम फोर्स वर्क करता है, कूलम फोर्स के बीच अगर कोई मीडियम डाल दे तो वहां पे उसकी फोर्स कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आती है ई की जो वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन की ये वैल्यू आती है। ये हम लोगों ने आज सीखा कि इसमें कूलम चार्ज क्या होता है, कूलम फोर्स क्या होता है और चार्जेस किस तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं, डाइपोल किस तरह से बनते हैं, डाइपोल पे चार्ज किस तरह से वर्क करता है, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे वो उस पर क्या बिहेव होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी आगे क्लास